3 4 5 पॉलिश ठीक है। हम लोगों ने ये ठीक तो हो गया था यार, ये ठीक हो चुका था, तुमने ठीक नहीं किया अभी तक। हाँ तो ये ठीक हो चुका था, वो कहाँ है? नया वाला तुम्हारे पास पहुंचा नहीं है क्या? आओ सुमित अब वही काम करेंगे बेटा। हालांकि पिछले 4 महीने से मेरे टाइपिस्ट ने दिन रात काम किया, कोई छुट्टी नहीं ली है, उसने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है। अब तुम्हारा पैरेललिज्म चैप्टर बनना भी थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत की बात हो रही है, इसीलिए आज तो मेरी कोशिश यही है कि आपका ये खत्म हो जाए, लेकिन इसके बाद जो टेस्ट पेपर है वो आज नहीं हो पाएगा। आज टेस्ट पेपर मेरे से हो नहीं पाएगा, आज इसके बाद का टेस्ट पेपर्स हो नहीं पाएगा, छुट्टी करवाओ। ठीक है, मेरा तो सर इतना टेंशन से फटा जा रहा है। चलो पार्शियल मॉडल्स में आ जाओ। हम लोगों ने कंप्लीट मॉडल्स पूरा कर दिया था और अब आते हैं हम लोग पार्शियल मॉडल्स में। अभी रेलवे का हम लोग पूरा बैच ला रहे हैं बेटा, एनटीपीसी का पूरा बैच ला रहे हैं बहुत कम रेट में, इसलिए अब अलग से रीजनिंग की जरूरत नहीं होगी, आप साइंस भी बहुत अच्छे से करवा देंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से हम पोजीशन में है देने का, इसे थोड़ा सा इंतजार करो। अब सुनो पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स में ये ध्यान रखना जो पार्शियल मॉडल्स की बात होती है ना तो इसका मतलब है कि वो मॉडल्स पूरा मॉडल है ही नहीं, वो इनकम्प्लीट मॉडल है, यानी कि वो मॉडल के अलावा कुछ और का भी काम कर रहा है। जैसे कि यूज्ड टू जो मॉडल के अलावा एडजेक्टिव का भी काम करता है, मॉडल के अलावा मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, और दूसरा जो मॉडल है वो नीड है और डेयर है, ये मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। देखो पार्शियल मॉडल्स में 3 ही है, यूज्ड टू, नीड और डेयर। यूज्ड टू, एडजेक्टिव, मॉडल और मेन वर्ब तीनों का काम करता है, और नीड और डेयर मॉडल और मेन वर्ब का काम करता है। अब आओ क्वेश्चन में सबसे पहले कि हम कैसे पता चले कि क्या है और कौन है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, he got used to and he is used to, he got used to, he will get used to, बस ऐसे पहले याद रखो। 2 हमने लगा दिया, हालांकि 2 लगा हुआ नहीं उसमें। अब जैसे हम देखते हैं ना, अच्छा टू ड्राइव, तो यही तो होगा आंसर, यही तो होगा। 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इतनी दिनों से याद किए हुए हैं, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, वो हमें अच्छे से याद रहता है। ठीक है, अभी क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मुझे आप लोगों बेटा जो भी प्रॉब्लम होता है ना रिगार्डिंग टाइम टेबल और वॉट एवर इट इज, आप इस नंबर पे मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो। व्हाट्सएप करोगे, जो मेरा पर्सनल नंबर है वो ये है, रात को 12-1 बजे के बाद हम आपको जवाब देना शुरू करते हैं। ठीक है, ये कॉलिंग नंबर है जिसमें आपको मेरा स्टाफ कॉल करेगा, बात करेगा, ये मेरा नंबर है। अभी आप डिस्टर्ब मत करो वो सब बातों को लेके, पहले पढ़ाने दो। देखो जैसे सोचते हैं अच्छा यूज तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? ध्यान रखना, यूज टू के पहले अगर वर्ब दिख जाए तो यूज टू के बाद हमें नाउन चाहिए, यानी कि जेरेंड चाहिए। कैसे? आई गॉट यूज टू ड्राइविंग, आई गॉट यूज टू स्मोकिंग, आई गॉट यूज टू मतलब क्या है? आई गॉट, यू विल गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पे यूज टू का मतलब जो है ना वो है, यहां पे यूज टू का मतलब जो है वो है हैबिचुअल होना, हैबिचुअल। और जानते हो ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह है, जहां पर ये टू है ना
फिक्स प्रेपोजिशन है और आपको पता होना चाहिए हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। बोलोगे वर्ब आ गया ड्राइव, ड्रिंक, फिर तो कहेंगे ड्राइविंग और ड्रिंकिंग करके उसको जेरेंड बना दो। इससे देखो he will get used to drinking, he will get accustomed to smoking, he is addicted to drinking, he is given to और taken to का मतलब होता है लत लगना, है ना। अब छोड़ो, टू हटा दो, हैबिचुअल ऑफ तो ड्रिंकिंग। होता क्या है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको इतना तो पता होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इतना तो पता होता है कि हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगता है। वो इसको सही कर लेते हैं क्योंकि हैबिचुअल के बाद ऑफ जो होता है उसके बाद उनको याद रहता है यार हमें V1 आईएनजी लगाना है ना, क्योंकि उनको पता इतना तो होता है ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, है ना, फॉन्ड ऑफ ईटिंग बोलते हैं, है ना, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग बोलते हैं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग बोलते हैं। तो उतना उनको पता रहता है। उनको ये भूल जाते हैं कि भाई ये जो टू है ये खाली इन्फिनिटिव का भाग ही नहीं है, खाली ये इन्फिनिटिव का भाग ही नहीं है, बल्कि ये एक फिक्स प्रेपोजिशन भी है जो कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स्ड है। ऐसे कंडीशन में उसके बाद जेरेंड आना चाहिए क्योंकि हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। देखो तो ठीक है। इसीलिए अगर यूज टू के पहले वर्ब दिखाई दे, अगर यूज टू के पहले वर्ब दिखाई दे तो यूज टू के बाद जेरेंड आएगा। इसका मतलब आंसर इज दिस, टू ड्राइविंग। मैं हैबिचुअल हो गया गाड़ी राइट की तरफ चलाने का जब मैं लंदन में था। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ करिश्मा? हाँ, लेट आके पूछते हो हेलो मैम। हेलो मैम क्या होता है? बोलो, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है समझने का क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम का है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आओ यूज टू मॉडल के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा और यूज टू मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहले तो मॉडल के रूप में देखो, एक बार रीड करो फिर आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको रीड करो फिर आगे पढ़ेंगे। हो गया? सुनो, जानते हो क्या ध्यान देना है? आपको बस इतना ध्यान देना है और आपको बस इतना ध्यान देना है। जरा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में वर्ब है। अगर ये वर्ब है
तो इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है। मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपको हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, राइट? इसलिए यहां पे ये एडजेक्टिव हो रहा है जो फिक्स प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पे टू फिक्स प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें टू फिक्स प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अब आओ, स्ट्रक्चर क्या है? अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING होगा। ओके, अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू मॉडल है फिर, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये चीज बस डिफरेंस याद रखना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप खाली देख लो कि यूज टू के पहले वर्ब है क्या? हाँ है, तो V1 ING लगा दो। यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में आएगा, क्योंकि यूज टू का मतलब वहां मॉडल है और वहां पे हैबिट नहीं बता रहा है, वहां पे पास्ट रूटीन बता रहा है। देखो, I used to meet him every day when I was in Mumbai. ठीक है, I used to meet him every day. Used to के पहले वर्ब नहीं है तो used to के बाद V1 ING नहीं, वर्ब का बेस फॉर्म आया। और इसका मतलब है कि हम पहले मिला करते थे। एज अ मॉडल ये पास्ट रूटीन व्यक्त करता है। एज अ मॉडल ये पास्ट रूटीन व्यक्त करता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया? अब आओ, ठीक है, यहां पे ये पास्ट रूटीन व्यक्त करता है। वापस आओ यहां पे, भाई यहां पे कोई पास्ट रूटीन व्यक्त नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ हैबिट व्यक्त कर रहा है। कब की हैबिट हो वो ये बताएगा। ओके, ही इज यूज टू ड्रिंकिंग यानी कि पीने का आदी है। ही गॉट यूज टू ड्रिंकिंग आदि हो गया। ही विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग अच्छा आदि हो जाएगा। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के रूप में तो वो जिस टेंस में वर्ब होगा उसी टेंस में वाक्य होगा। लेकिन पास्ट रूटीन का मतलब क्या हुआ? पास्ट रूटीन का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ पास्ट और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट और कुछ भी नहीं, है ना? इसीलिए देखो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैं आऊंगी सेकंड में। देखो, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। अच्छा, अभी बताया कि पास्ट रूटीन में यूज टू का प्रयोग होता है एज ए मॉडल, और यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं आना चाहिए तो यूज टू के बाद V1 आएगा। लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन भाई मैंने पास्ट रूटीन कहा है, प्रेजेंट रूटीन नहीं कहा है। प्रेजेंट रूटीन के लिए तो टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। प्रेजेंट रूटीन के लिए हम टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। ही के साथ वर्ब में SES फॉर्म आना चाहिए, तो हमने इसको सही किया। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। देखो, बोलो सेकंड का कोई इश्यू? मतलब ओके, मतलब ये है कि हम सिर्फ देखेंगे कि भाई यूज टू के पहले क्या है। कोई वर्ब है, फाइन, तो हम एक जेरेंड लगाएंगे, क्योंकि अगर ये वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है तो जेरेंड फॉर्म में आता है। ओके, यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मॉडल है। अच्छा, मॉडल के रूप में ये क्या बताएगा? मॉडल के रूप में ये पास्ट रूटीन बताएगा। पास्ट रूटीन यानी कि यूज टू का यूजेस टू या यूज टू या विल यूज टू कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पास्ट रूटीन बताता है। ओके, तो ये क्या बताता है? इसके पहले वर्ब है तो ये हैबिट बताता है। ओके, खाली ये पास्ट का हैबिट है? नहीं, ये कहीं का भी हैबिट हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं का भी। कैसे पता चलेगा प्रेजेंट का है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। कैसे पता चलेगा पास्ट का है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। कैसे पता चलेगा फ्यूचर का है? तो ये विल या शैल ले लेगा, है ना? यही है जो अभी तक मैंने आपको बताया। क्लियर?
आओ नेक्स्ट, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। इसका आता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ध्यान से, जब आप नरेशन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि नरेशन में हम सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट करते हैं और सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा यूज टू है तो भाई इसका नरेशन बनाने में इट हैड यूज टू हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ खुद ही, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो सकता है, लेकिन पास्ट रूटीन का मतलब है अभी गया था, उसके पहले भी गया था, उसके पहले भी गया था। अगर मैं कहूं आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, इसका मतलब तो 15 साल तक तो हर रोज स्कूल जाती थी, है ना। 15 साल तक तो हर रोज मैं स्कूल जाती थी, तो इसका मतलब है कि पास्ट का पास्ट वहां पास्ट परफेक्ट थोड़ी है, वहां तो पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट का, यानी करते करते पीछे तो हम 15 साल तक जा सकते हैं। तो पास्ट रूटीन का पास्ट कुछ नहीं होता, सिंपल पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट रूटीन का कोई पास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट रूटीन का मतलब हुआ वही पास्ट कई बार होता गया, तो वो क्या है हमारे पास। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है पास्ट का पास्ट, यानी दो ही एक्शन है, एक पास्ट दूसरा उसके पहले पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैं ऐसे 1000 एक्शन लाकर रख दूं, रोज किया करती थी, फिर तो इसका मतलब है फिर कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नरेशन में ये परिवर्तित नहीं होता। देखो बाकी नरेशन का नियम हमने लगा दिया, लेकिन इसका ये जो था ये बिल्कुल ऐसे ही रह गया। मतलब मॉडल यूज टू का कोई पास्ट परफेक्ट फॉर्म नहीं होता, इसीलिए नरेशन में इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, जो इससे रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। अब आओ एडजेक्टिव के रूप में समझ में आ गया, मॉडल्स के रूप में समझ में आ गया। अब आते हैं मेन वर्ब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, वो देखो। पहले एक बार बोर्ड देखो, पहले एक बार रीड करो, उसके बाद समझाऊंगी मैं। देख लिया? चलो सुनो ध्यान से। हमारे स्टूडेंट्स को ये रहता है एहसास कि अच्छा मैं आपने रूल बताया तो ऐसे ही रूल को फॉलो करना है। बेटा ऐसे रूल को फॉलो नहीं करना। अगर ऐसे ही आप रूल को सीधा फॉलो करोगे ना तो यूज टू के पहले
वर्ब देखते ही यूज टू के बाद प्लाउ नहीं प्लाउइंग लगाना शुरू कर दोगे। भाई मीनिंग तो समझो। यहां पे कोई यूज टू का मतलब क्या निकल रहा है? यहां पे यूज टू का मतलब हैबिट नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे उसमें था ना कि आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट, इसका मतलब है कि मैं आदी हूं गाड़ी राइट की तरफ चलाने का। यहां पे आदी होना या हैबिचुअल होना नहीं निकल रहा है, ध्यान से देखो। यहां है ऑक्सन, यानी कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों को जोतने के लिए। इसका मतलब है बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। भाई आप लोग ये सब ग्रामर के चक्कर में एक मेन वर्ब तो भूल ही जाते हो, यूज, यूज्ड, यूज्ड भूल ही जाते हो, है ना। यहां पे ये मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और याद रखो हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस हो गया खत्म। अब आगे मुझे एक और वर्ब लगाना है, फिर मैं कैसे लगाऊं? तो आपको पता है अगला वर्ब लगाने के लिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? देखो, ऑक्सन आर यूज टू प्लाउ द फील्ड्स, यानी कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेतों को जोतने के लिए। फिर आओ नेक्स्ट, प्लेसिबो बेटा एक दवा का ही तरह होता है। वो लोग क्या करते हैं ना, हमारा साइकोलॉजिकल चेकिंग किया जाता है कि हम क्या सही में दवा की हमें जरूरत है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे बॉडी में जब हमें एक टैबलेट दे दिया जाता है और वो टैबलेट में कुछ भी नहीं होता है, विटामिन या कुछ भी ऐसा होता है, टैबलेट में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। और हमारा सर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, और वो दवा खाऊंगी, मैं कहूंगी अच्छा मुझे तो अब रिलीव्ड महसूस हो रहा है, क्योंकि एक माइंड ही फिर एक तरह का हार्मोन सेक्रीट कर देता है कि हाँ दवा आ गया है बॉडी में, इसीलिए अब हमें कोई इश्यू नहीं होगा, अब हम ठीक हो जाएंगे। तो कई बार हमारा बॉडी खुद ही हील कर देता है क्योंकि हम प्लेसिबो खा के सोचते हैं कि हम दवा खा लिए। इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। इस पर यह भी काम किया गया है कि आपको पता है, इस पर एक जो काम है हमने हाल में देखा था, हाल में नहीं क्योंकि मैं खाली ज्योग्राफिक चैनल ही वगैरह देखते रहती हूँ, उसमें देखा था जो सर्वाइवल का उन्होंने तरीका बताया था, जो बेयर गिल्स है उसमें आता है, उसमें उसने बताया था कि अगर आपके पास एक टॉफी है, एक भी टॉफी है, उस टॉफी के बदौलत आप कुछ नहीं तो 15 दिन जिंदा रह सकते हो। कैसे? उसने कहा कि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कैसे। आप उस टॉफी को चूसो और चूस के जैसे उसका रस अंदर जाए, टॉफी को निकाल के रख लो। बोला कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, क्योंकि उस समय जब आदमी भूखा रहता है तो निकाल नहीं पाता है, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके उस टॉफी को निकाल कर रख लोगे तो जैसे पहला जूस अंदर जाता है वैसे ही हमारे सारे जितने सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ खाना मिल गया, खाना मिल गया, तो उसके बाद है ना, जैसे हम लोग भी माइंड से ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होते हैं ना, वैसे हमारा बॉडी भी सेल्स जो है वो ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होता है कि हाँ खाना मिल रहा है। तो ये जो फीलिंग होती है खाना मिल रहा है, उसके कारण वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो फिर आपको और शक्ति मिल जाती है उस सिचुएशन से थोड़ा और आगे निकलने की या बाहर निकलने की, ठीक है, या फिर कम से कम जिंदा रहने के लिए हमारे माइंड को वो डोज मिल जाता है। जो पिक्चर में दिखाया था ना, सच कहूं तो आमिर खान के जो पिक्चर होते, चाहे तारे जमीन पे हो या 3 इडियट्स हो, ये बहुत बहुत साइंटिफिक मूवीज है, बहुत साइंटिफिक मूवीज है। क्योंकि उसने जो नहीं कहा था अपने दिल पे हाथ रखे कहो ऑल इज वेल, हालांकि वो एक बिहार और यूपी वालों को थोड़ा रिझाने के लिए उसने कहा था ऑल इज वेल, लेकिन उसका मतलब वही है ऑल इज वेल। अगर दिल को कहो तो दिल को लगता है अच्छा अच्छा सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो वही सेम इफेक्ट करता है प्लेसिबो, ये मेडिसिन लाइक इफेक्ट देता है। अब देखो यहां पे अगेन क्या कह रहा है कि प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है टू गिव। प्लेसिबो के यहां यूज्ड के पहले जैसे हम देखते हैं अच्छा इज है तो यूज के बाद V1 ING लगा दो, क्योंकि मैम ने बताया बेटा वहां पर V1 ING तब लगाओगे ना जब वहां पे उसका मतलब हो रहा है क्या, हैबिचुअल होना। यहाँ पे हैबिचुअल नहीं, यहाँ पे है प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन की तरह इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। इसलिए कई बार होता है कि कुछ नहीं प्लेसिबो है,
ठीक है, तो कुछ नहीं, प्लेसिबो होए का मतलब वही है कि उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि ये हमारा मेन का खत्म हो गया, देखो तो क्लियर, ये फिनिश्ड है। अब आओ नेक्स्ट, ये तो खैर मेन वर्ब वाली खाली यही दो था, अब खाली एक और दो पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। देखो कई बार होता है कि यूज टू के पहले हम डिड लगा कर सोचते हैं कि भाई मैम ने कहा यूज टू बोला और कुछ नहीं बोला है। अगर आप इस पे जोर देना चाहते हो ना, तो अगर डिड लगाओगे तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसीलिए डिड अगर लगा दिया तो यूज्ड में से डी हट जाएगा। यस मनीष, कल रात पे ले नहीं पाई थी, आज आपका मॉडल्स खत्म कर रही हूं मैं। ही डिड यूज टू, यानी कि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, देखो। और नेगेटिव सेंटेंस में, भाई नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, तो मॉडल के बाद नॉट लगा दो, है ना, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना इसमें, कहते हैं, हमने कहा था ना स्प्लिट इन्फिनिटिव माना जाता है, इट्स अ क्राइम इन ग्रामर, बहुत रेयर केसेस में आता है। यहां पे हमने कहा अच्छा ठीक है, यूज टू के बाद नॉट लगा दो, वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, जैसे हर मॉडल के बाद नॉट लगाते हैं। ये पंगा इसमें हो जाएगा कि ऐसे करने पर आप टू और वर्ब का बेस फॉर्म को स्प्लिट कर दे रहे हो नॉट को बीच में लगा के, ये गलत है। टू और वर्ब का बेस फॉर्म को स्प्लिट मत करिए, फिर क्या करें, तो भाई नॉट को बीच में घुसा दो, यूज टू के बीच में नॉट घुसा दो। देखो यूज टू के बीच में नॉट डाल दो, क्लियर हो गया। इसको बिल्कुल लोड करना मॉडल्स आखिरी क्लास डाल के, लास्ट क्लास करके एकदम अच्छे से लिख के, उसमें भी वही लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। बोलो हो गया सब, हमारा यूज टू खत्म है। क्या कहा था मैंने यूज टू का, जो कहा था, जो पढ़ाया है, जरा आप एक बार अपने आप देख लो, क्या मैंने गलत पढ़ाया है या कोई पंगा, कोई भी प्रॉब्लम है, देखो तो। जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस कहेंगे तो कहेंगे वी यूज ऑक्सन टू प्लाउ द फील्ड्स, और पैसिव वॉइस होगा तो ऑक्सन आर फिर यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड्स। और याद करो जो अभी स्ट्रक्चर सिखाया था वो स्ट्रक्चर मैंने यहां लगा दिया। यूज टू के पहले वर्ब है तो यूज टू के बाद V1 ING, यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। यस, यूज टू का ऐसा नहीं है नेहा, पैसिव वॉइस बनाया आपको खाली चक्कर में डालने के लिए, वरना अगर मैं एक्टिव वॉइस बनाऊं तो एक्टिव वॉइस में बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फिर तो, ठीक है, फिर आप शायद कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे अगर मान लो इसका हम एक्टिव वॉइस बना दें, वी यूज ऑक्सन टू प्लाउ द फील्ड्स, यूज्ड लगा दिया क्योंकि पास्ट टेंस इसलिए लगा दिया ताकि आप यूज्ड का देख लो। देखो यूज्ड के बाद टू आ रहा है लेकिन बीच में ऑक्सन भी आ जा रहा है, इसीलिए एक्टिव वॉइस में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होता है, बीच में आ जाता है कुछ ना तो आपका कॉन्टिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है। दिक्कत होता है पैसिव वॉइस में, यहां पे पैसिव वॉइस में। एक्सप्लेन 3 अगेन। मैंने कहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कहते हैं कि अगर मेन वर्ब पे जोर देना है ना तो डू डज डिड लगा देते हैं। जैसे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, चेहरे पे कोई भावना तो दिख नहीं रही है आपको, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। अब सुनो ध्यान से, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आवाज में भी और लैंग्वेज में भी आपने भावना देखा। आई डू अंडरस्टैंड के पहले लगा के ना अंडरस्टैंड पे जोर दे दिया। वैसे पास्ट होता तो मैं कहती आई डिड अंडरस्टैंड, यानी कि डिड के साथ मैंने अंडरस्टैंड कहा है। अगर वैसे ही मैं इस बात पे जोर दूं कि वो मेहनत किया करता था, जोर दे रही हूं, तो भाई जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसलिए यहां पर इकलौता दिख रहा है मुझे जहां पे यूज्ड में से डी हट रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में नहीं हो सकता। प्रेजेंट रूटीन के लिए हम टेंस में पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीजें कंफ्यूजिंग होती है बेटा, वो ध्यान रखना। चलो नीड और डेयर देख लो अब। देख लिया? सुनो, मैं आपको काफी टाइम देती हूं रीड करने का, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग अगर लिख रहे होते आज नोट्स, तो भाई इतना ही टाइम आपको नोट्स उतारने के लिए लिख के देते टाइम, ठीक है? इसीलिए आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना, ताकि एक बार ये चीज आपके अंदर सिंक हो जाए कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं। विदाउट रीडिंग के मैं पढ़ाते रहूं ना, तो वो सिंक नहीं होगा, ठीक है? सुनो ध्यान से। नीड और डेयर, नीड जरूरत बताता है, और डेयर हिम्मत, ऑडेसिटी का मतलब होता है यार थोड़ा दुस्साहस टाइप का, थोड़ा दुस्साहस, है ना? हो गया? अब आओ सुनो ध्यान से। यू नीड टू हरी, ओके, नीड अगर मेन वर्ब है तो हमेशा एक चीज याद रखना, मेन वर्ब के बाद जब अगर सेकेंड वर्ब लगाना होता है ना, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। मैंने आपको एक बार क्लास में कहा भी था कि अगर इन्फिनेटिव का सही में अगर रेगुलर जो यूज होता है ना, जो साधारण हम लाइफ में यूज करते हैं, अगर वो देखना है तो आज मेरा क्लास देख लेना। मैंने कहा था एक दिन आपको, और उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि हम जब आगे लिखना चाहते हैं ना, तो टू 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 जोड़ के लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना? वहां पे आगे जैसे अगर मैं कहूं आई वेंट टू दिल्ली, क्यों? टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, टू पास द एग्जाम, है ना? टू बिकम एन IAS ऑफिसर, यानी आगे जो भी जोड़ना चाह रही थी मैं टू से जोड़ दे रही थी, इन ऑर्डर दैट, या टू से जोड़ दे रही थी। यानी कि आप टू से, टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाते हो। वही चीज है कि भाई अगर मेन वर्ब आ गया तो मुझे आगे बढ़ाना है, सेंटेंस को आगे कैसे बढ़ाए? टू हरी, यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। नीड का इस्तेमाल अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यस, हो गया, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं सीधा सीधा आपसे एक चीज पूछती हूं कि भाई यहां पे नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल है कि मेन वर्ब है? अब खुद कहोगे कि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो शुड है ना? शुड हो गया हमारा मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम कहते हैं यू शुड स्टडी, यानी वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। यू शुड टू स्टडी तो नहीं बोलते हैं। जब वो मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब चाहिए हमें। हाँ, मेन वर्ब हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म में चाहिए मॉडल के बाद, वो अलग बात है। लेकिन इन्फिनेटिव तो हमें तब चाहिए होता है जब हमारे पास वर्ब का
जुगाड़ हो गया, आगे फिर से कुछ एक्शन लगाना है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, लेकिन ध्यान से फिर से सुनो, अगर हम नीड का इस्तेमाल मॉडल के रूप में कर रहे होते तो यहां पे हरी होता, यानी कि ये तो मेन वर्ब हो गया। ओके फाइन, मेन वर्ब हो गया। अब मैं कोशिश करूंगी कि मॉडल का इस्तेमाल हम कहाँ, यहां पे कहीं है, मैं ये कोशिश करूंगी कि मॉडल का इस्तेमाल हम मॉडल के रूप में करें, या नीड का इस्तेमाल हम मॉडल के रूप में करें, ये तो सही है। चलो, अगर मैं एक और सेंटेंस यहां लिखूं और सेम सेंटेंस जैसे यू शुड हरी नाउ, यू मस्ट हरी नाउ, तो यू नीड हरी नाउ, तो ये हमने कभी सुना नहीं है। हरी यहां पर मेन वर्ब है जो वर्ब का बेस फॉर्म में है, और नीड यहां पे मॉडल है। भाई जब शुड हरी होता है, यू शुड हरी नाउ, यू मस्ट हरी नाउ, लेकिन यू नीड हरी नाउ कभी सुने तो है नहीं। यू नीड हरी नाउ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कभी सुने भी नहीं, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है और कभी सुने भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यू नीड हरी नाउ, यू डेयर हरी नाउ अच्छा नहीं लग रहा। दिस मीन्स क्या? इसका मतलब है मॉडल के रूप में नीड पॉजिटिव वाक्यों में नहीं आ पा रहा है ना? मॉडल के रूप में नीड पॉजिटिव वाक्यों में नहीं आ पा रहा है। देखो, इस सेंटेंस को हम उठा के यहां पे बिठा दे रहे हैं फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, मॉडल के रूप में नीड वर्ब के नीड नहीं आ पा रहा है पॉजिटिव वाक्यों में, तो फिर आ कहां रहा है? आ रहा है नेगेटिव वाक्य में। देखो, अगर पॉजिटिव वाक्य में लगाना है ना, तो नीड मेन वर्ब के रूप में तो आ रहा है, लेकिन मॉडल के रूप में जैसे यू शुड हरी चलता, यू कुड हरी चलता, यू मस्ट हरी चलता, लेकिन यू नीड हरी नहीं चल रहा है। इसका रीजन यही है कि मॉडल के रूप में नीड और डेयर पॉजिटिव वाक्यों में नहीं आता। फिर किस वाक्य में आता है? देखो, अब अगर मैं कहूं यू शुड नॉट हरी, नेगेटिव में आओ, यू नीड नॉट हरी, दोनों चलता है। अब एक बात बताओ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आता। इसलिए अगर नीड मॉडल है, कैसे पता मॉडल है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना? बी का फॉर्म छोड़ दिया जाए तो यू नीड नॉट टू वरी नहीं होगा, नीड नॉट वरी होगा। यानी मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होता है। ठीक है, मॉडल के रूप में क्या लिखा दूं मैं? As models, need and dare do not come in positive sentences. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आते। मॉडल के रूप में नीड और डेयर पॉजिटिव वाक्यों में नहीं आते। उसके बाद लिख सकते हैं कि एज मॉडल्स नीड एंड डेयर कम इन
negative and interrogative sentences. Interrogative sentences. ठीक है? यानी कि मॉडल के रूप में नीड एवं डेयर नकारात्मक एवं प्रश्नात्मक वाक्यों में आते हैं। ठीक है, देखो जो आपका सेकंड का इस्तेमाल है, जो सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको आज जो मैंने पढ़ाया है इसमें क्या ऐसा है और क्या है, क्योंकि मैंने कहा था मॉडल्स कंफ्यूज करता है। मॉडल्स को मैं वर्ब के साथ पढ़ाऊंगी तो बच्चे तो ऐसे ही गुड़ट जाएंगे। इसीलिए आज जो मैंने पढ़ाया ना, अगर मैं उसके खास सिर्फ बताऊं कि भाई क्या यूटिलिटी है जो मैंने पढ़ाया आपको, वो सिर्फ इतना ही यूटिलिटी है जो पढ़ाया मैंने, कि भाई खाली एक चीज देख लेना कि अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING लगाना, बशर्ते वो हैबिट बता रहा। ठीक है ना? यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, और ये मॉडल है अब पास्ट रूटीन एक्सप्रेस करता है। और अगर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो वो एक्टिव पैसिव कोई भी स्ट्रक्चर ले लेगा, वहां पे इस्तेमाल करने का मीनिंग आएगा। फाइन, बस ये तो इतना ही था इसमें जो मुझे आपको पढ़ाना था। अब आओ, यहां पे क्या बताना है आपको। यहां पे इतना कुछ लिखा के, इतना समझाने के बाद सिर्फ एक ही मुद्दा है जो समझने वाली चीज है, और वो सिर्फ इतना ही है कि भाई नीड के साथ इन्फिनिटिव आता है, नीड नॉट के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है। बस ये अगर याद रख लो तो और कुछ याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या? नीड के बाद इन्फिनिटिव आता है, नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। क्या समझाया? नीड के बाद इन्फिनिटिव आता है, नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, वीडियो स्टॉप तो देखो जरा। अरे राम, क्या है ये नेट को क्या होता है बार बार? आ गया, चलो। हो गया, देखो, चलो। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा, हो गया, ठीक है बेटा। मैंने कहा बस खाली इतना याद रखना, क्या? इतना कुछ समझाने के बाद सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि नीड और डेयर कैसा वाक्य में है? ओके, पॉजिटिव वाक्य में है। पॉजिटिव, इसके पहले नॉट वगैरह नहीं है, या इसके बाद नॉट वगैरह नहीं है, नहीं है, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना। ओके, और दूसरा, भाई नीड और डेयर के बाद नॉट दिख रहा है, नीड या डेयर के बाद नॉट दिख रहा है। अगर नीड नॉट है या डेयर नॉट है, नीड नॉट है या डेयर नॉट है, तब वर्ब का बेस फॉर्म लगाना। बस यही तो बताया आपको। क्या कहा?
नीड के बाद इन्फिनेटिव आएगा, नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव।